हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा आपकी ये बुकलेट रिलीज़ की गई, आप इसको रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसका नाम है ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे वो आपके पीटी के हिसाब से और साथ ही मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से काम का। आपको पता होगा कि हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के अंदर वो किस तरीके से पिघल रहे हैं, उनके पीछे के क्या कारण हैं, कौन से कारण हैं जो इन कारणों को और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो कौन से कारण हैं जो बूस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक कारण दिया गया था जिसको कहते हैं ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन के बारे में अलग से चैप्टर था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम ग्लेशियल मेल्टिंग, उसके कारण कौन कौन से फैक्टर बूस्ट कर रहे हैं उन सबको देखेंगे, और फिर बाद में देखेंगे थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में भी देखेंगे, और फिर बाद में देखेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में। तो अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए तो ये जो बुक यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ की, ये फोकस करती है बेसिकली साउथ एशिया की मेजर रिवर बेसिन्स के अंदर। तो साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे रिवर बेसिन हैं। उनमें से खास 3 जो कि इंडिया के अंदर फ्लो होते हैं, जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों आपको पता हो तो हिमालय का पूरा बेसिन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इनका जो बेसिन है उनके अंदर हिमालय जो हैं वो अपने आप कवर हो जाते हैं। आप देखिए कि लगभग 750 मिलियन पीपल यहाँ पर लिव करते हैं, रहते हैं। और आप देखेंगे इंक्लूडिंग एन एस्टिमेटेड 200 मिलियन लिविंग इन द हेड वाटर रीजन। तो आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो उसकी नीड के हिसाब से वाटर की ज़रूरत भी यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो बुक है, इस बुक के अंदर 3 जो प्रमुख बेसिन है उनको कवर किया गया है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये आपके हिमालयाज़ हो गए। ठीक है, इस हिमालयाज़ को कौन कौन से बेसिन ने घेरा हुआ है, तो आप देखिए ये सिंधु रिवर का बेसिन आ गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आ गई, और ये आपकी जो गंगा रिवर का बेसिन आ गया। तो टोटल अगर हम इसको मिला दें तो ये जो एरिया है, इन्होंने इस एरिया को कवर किया है पूरे साउथ एशिया के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को साउथ एशिया के अंदर कवर करके बताया गया है कि ग्लेशियल मेल्टिंग के क्या क्या रीजंस हैं। आप देखिए कि जो साउथ एशिया रीजन है आपका, उसके अंदर कौन कौन से बेसिन यहाँ पर आते हैं। ठीक, तो इंडस का बेसिन बता दिया, गंगा का हो गया, ब्रह्मपुत्र का आ गया। उसके बाद आप देखिए अमू दारिया, इरावदी, ठीक है, सालवीन, मैकोंग गंगा, ये जो आपकी इधर म्यांमार की साइड में है, यांग से चाइना की आ गई, येलो चाइना सब। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे बेसिन हैं। इनमें से 3 बेसिन्स को इन्होंने उठाया है जो कि हिमालय रेंज के अंदर पड़ते हैं। उन तीनों के ऊपर स्टडी होगी। ये एक चीज़ को पीटी के पॉइंट से याद रखिएगा कि कौन से बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो याद रखिएगा कि इंडस के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, फिर ब्रह्मपुत्र के अंदर हैं, और सबसे कम है गंगा के अंदर। ओके, इन तीनों को तो खास याद रखिएगा, आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखें इन्होंने पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ग्लेशियल मेल्टिंग के। मतलब अगर ग्लेशियल मेल्ट होते रहे तो इसके परिणाम क्या क्या होंगे, उनको थोड़ा सा देखते हैं। शिफ्ट होगा ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल रिजीम ड्यू टू द ग्लेशियर्स। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल रिजीम का मतलब आप लोग समझिए कि जो वाटर फ्लो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। कभी ज़्यादा वाटर, कभी कम वाटर यहाँ पर आपका आता रहेगा, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चेंज होती रहेगी। दूसरा, इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी। अब आप समझिए कि ग्लेशियल मेल्ट होंगे तो जो नीचे रीजन आ रहे हैं, जो उसके सराउंडिंग में रीजन है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियल मेल्ट हो रहे हैं तो पानी बह करके नीचे की साइड आएगा। बात समझ रहे हो? तो एक चीज़ आपको ये देखने के लिए मिलेगी, इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूअस ग्लेशियल मेल्ट पॉजेज। जितना ज़्यादा वाटर बनता रहेगा उतनी ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे। वाटर रिसोर्सेज में डिक्लाइन एज ग्लेशियर्स डिसअपियर्ड, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब ग्लेशियर्स यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर जो ये आसपास के लोग रहते हैं, इनके पास जो पानी का साधन है, जो पानी यहाँ से आता है, वो साधन खत्म हो जाएगा। इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्लेशियल मेल्ट के अंदर देख सकते हो कि दिस कुड लीड टू द कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज। आप खुद ही समझिए कि यहाँ पर जब वाटर की अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं, वाटर स्केर्सिटी यहाँ पर हो जाएगी। बात समझ रहे हो? वर्सन वाटर स्केर्सिटी इन द रीजन हो जाएगी जब ग्लेशियर्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो ये कंपटीशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, कंपटीशन को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि लोग पानी के लिए लड़ेंगे। दूसरा, अगर हम और देखें यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड टू एक्सरबेट वेरियस वाटर इंड्यूस्ड हजार्ड्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हजार्ड्स हैं, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है जो कि अभी अभी उत्तराखंड के अंदर भी आया, फ्लैश फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, सोइल इरोजन है, ये सब के कारण भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पानी का ज़्यादा होना बिल्कुल भी सही नहीं है, पानी का कम होना बिल्कुल भी सही नहीं है। मॉडरेट पानी आना चाहिए। बात समझ रहे हो? ज़्यादा पानी आएगा तो ऊपर से एकदम से पानी गिरेगा, फ्लैश फ्लड का खतरा यहाँ पर बना रहेगा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में आपने अभी पढ़ा ही होगा।
पानी जमा हो जाता है बर्फ़ के नीचे और फिर मोरेंस के डिपॉजिट जो है वो एकदम से बस्ट होते हैं, तो इसको कहते हैं आपका ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स। इसके कारण बहुत भारी फ्लड अभी अभी देखने के लिए मिले। तो ये आपके इम्प्लीकेशन हो गए। अब देखिए कि कौन कौन से जो कारण हैं वो इसको बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको कौन कौन से कारण बूस्ट कर रहे हैं। तो 2 बड़े कारण पूरी बुकलेट के अंदर दिए गए थे। पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और 70 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा कारण दिया था ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जो कि निकलता है आपका इंडस्ट्रीज से, जो कि आपका निकलता है ऑन रोड डीजल फ्यूल व्हीकल वगैरह से, और साथ ही आपका निकलता है ओपन एयर रेसिडेंशियल बर्निंग के कारण। ओके, तो क्लाइमेट चेंज एज अ इम्पैक्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए कि किन किन रीजन्स में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो साउथ इंडिया को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ऊपर के रीजन पर फोकस कीजिए। ऊपर के रीजन पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न इंडिया है ये रहा, ठीक है। आप इसको पाकिस्तान कहिए, ठीक है, मैं इसको कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयाज़ जो हैं, बात समझ रहे हैं, वेस्टर्न हिमालयाज़ यहाँ से आपके इस तरीके से शुरू हो जाते हैं और यहाँ जा कर के ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदू कुश रेंज वगैरह सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो आपका वेस्टर्न जो आपके हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही आपको बीच बीच में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये टेम्परेचर का जनरल पर्सपेक्टिव मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा था। उसके बाद आप देखें तो टेम्परेचर के ये आप देख सकते हो कि कहाँ पर कितने हद तक ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल रहे हैं। तो आप देखिए ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी काफ़ी हद, ईस्टर्न इंडिया मतलब ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर भी जो ग्लेशियर्स हैं उनकी एवरेज जो हाइट है वो बहुत ही कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पर इम्पैक्ट आपको दिखाया गया है। ओके, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम है। ओके, तो इतना ही आपको यहाँ पर जानना था। उसके बाद आप देखें तो हिंदू कुश रेंज आपकी यहाँ पर पड़ेगी। ये आपका इंडिया का बॉर्डर यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। ओके, ये ऊपर आपकी काराकोरम रेंज पड़ गई और आपकी जो ये पूरी हो गई, ये हिमालय रेंज यहाँ पर हो गई। ऑलराइट, तो ये सब डाटा इस तरीके से दिखाया गया था। प्रेसिपिटेशन का अलग है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन भी यहाँ पर आपका ग्लेशियर मेल्ट को हर्ट करती है। देखिए, ये जो पॉइंट दोनों मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं ये पीटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉनसून एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन इज इंक्रीजिंग इन जम्मू एंड कश्मीर बट प्रेसिपिटेशन इज डिक्रीजिंग इन द वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इसको पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। विंटर प्रेसिपिटेशन इज डिक्रीजिंग इन द वेस्टर्न इंडियन हिमालय बट इंक्रीजिंग इन द अपर इंडस बेसिन। तो दोनों पॉइंट देगा। अब आप बताइए कि आपको ये चीज़ें पता चलेंगी? नहीं पता चलेंगी। तो इन पॉइंट्स को आपको इस तरीके से याद रखना, बाकी याद मत रखना, वो चाइना के बारे में दिए गए। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज वाला जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पर देखा। अब चलते हैं ब्लैक कार्बन किस तरीके से बूस्ट करता है, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन का एक ये भी रोल देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फिर ये रेन शेडो एरिया यहाँ पर आ जाता है और फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और लौटता हुआ जो मानसून है या फिर आपका जो इधर का मानसून इस तरीके से चलता है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होंगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद ब्लैक कार्बन की तरफ चले जाते हैं। ब्लैक कार्बन के बारे में सॉलिड पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि पूछा जाएगा। ये एक शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये है कि अगर इसका उत्पादन थोड़े समय के लिए बंद करा तो ये आपके एनवायरनमेंट से हट जाएगा। बात समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, जो आपका ब्लैक कार्बन है इज क्विकली वॉश्ड आउट एंड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इफ द इमिशन स्टॉप। अगर कुछ देर के लिए इमिशन रोक दिया तो ये आपका जो शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है ये वातावरण से खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट, लोअर इमिशंस कैन ऑल्सो इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। अगर आपका देखें तो इमिशन अगर कम होने शुरू हो गए तो उससे भी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। जैसे CO2 है, CO2 में ऐसा है कि आपको बरसों तक काम करना पड़ेगा तब जाकर के CO2 वातावरण की ख़त्म होगी। इसमें ऐसा नहीं है। ओके, स्मॉल इंक्रीज इन ब्लैक कार्बन इमिशंस एंड डिपोजिशंस कैन लीड टू इंक्रीज सिनोमेल्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो सिनोमेल्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड सब्लिमेशन रेट्स डिक्रीज सिनो अल्बिडो। इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, वाइट कलर जो होता है वो सबसे बेस्ट अल्बिडो होता है। अल्बिडो का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को वापस भेजना, रिफ्लेक्शन करना उनका। तो जो सिनो है, जो बर्फ़ है, वो आपका इसी काम को करती है। इसी वजह से पोल आपके ठंडे रहते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि जो सिनो है उसके ऊपर ब्लैक कार्बन की परत जम जाती है। ब्लैक कार्बन बहुत ही आप समझिए कि बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है।
जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी ब्लैक कार्बन उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके नीचे की बर्फ़ पिघलती रहेगी। तो ये डिक्रीज़ कर देता है आपका सिनो एल्बिडो को, यानी इंक्रीज़ कर देता है ग्लेशियल मेल्टिंग को। ओके, एंड रिफ्रैक्टिविटी को भी यहाँ पर आप देखेंगे तो डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कम होगा अगर ब्लैक कार्बन उसके ऊपर जम जाएगी। और नेट क्लाइमेट रेडिएशन को फोर्स करता है। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक बार और देखना। तो ब्लैक कार्बन कैन इंक्रीज ग्लेशियर मेल्ट इन 2 प्राइमरी वेज। किस तरीके से ये इंक्रीज करता है ग्लेशियर मेल्ट को? तो 2 तरीके हैं इसके। पहला, बाय डिक्रीजिंग द सरफेस रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया कि ब्लैक कार्बन जमा हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। दूसरा, बाय रेजिंग द एयर टेम्परेचर। दूसरा, जब ये रिफ्लेक्शन कम होगा तो एयर का टेम्परेचर आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। पहली बात करें तो द डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन ऑन द सरफेस ऑफ द स्नो एंड आइस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय ग्लेशियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लेशियर। तो मैंने आपको बताया कि स्नो के ऊपर अगर ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा। ओके, तो पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? सर्कुलेटिंग ब्लैक कार्बन ऑल्सो रेज एयर टेम्परेचर बिफोर इट डिपॉजिट्स। तो अगर ये हवा में है ब्लैक कार्बन तो ये आपकी एयर को भी गर्म करता है बाय एब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन ऑन प्रेसिपिटेशन में निगेटिवली अफेक्ट ग्लेशियर्स इन द साउथ एशिया रीजन। तो ये आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा कि क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है। ये आर्कटिक की इमेज है, ये आर्कटिक की इमेज है। सिनो सफ़ेद होनी चाहिए थी या फिर किसी शैवाल या आपका फंगस के कारण किसी और रंग की होनी चाहिए थी, बट इसके ऊपर अगर आप देखें तो ब्लैक कार्बन यहाँ पर जमा हो चुका है। तो जो भी रेडिएशन आएगा उसको ये आपका वापस नहीं भेजेगा, ब्लैक कार्बन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होगी और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ब्लैक नहीं होता तो सफ़ेद की अल्बिडो ज़्यादा होती है, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन का आपको दिखता। बात समझ गए होगे अब मेरी आप। एक पॉइंट और दिया था, अनलाइक ग्रीन हाउस गैसेज जो आपकी ब्लैक कार्बन है इज़ मोर हेटेरोजीनियस एंड डिपेंड्स ऑन रीजनल एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन। जिस जगह पर जितनी ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस होंगी, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना ही ज़्यादा ब्लैक कार्बन यहाँ पर बनेगा। एक जैसा नहीं रहता है कहीं पर भी। ओके, तो ये पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद ये एक और चीज़ दी गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको याद रखना है कि कहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। टोटल एरिया देखिए किसका एरिया ज़्यादा है, तो इंडस रिवर बेसन का एरिया ज़्यादा है। ओके, दूसरे नंबर पर आ जाता है गंगा रिवर बेसन का एरिया और तीसरे पर आ जाता है ब्रह्मपुत्र का। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि कौन से बेसिन में सबसे ज़्यादा एरिया आता है। दूसरा आपसे पॉपुलेशन पूछ सकता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गंगा बेसिन के किनारे रहती है, दूसरे नंबर पर इंडस के किनारे रहती है और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र के किनारे रहती है। ओके, तो ये पॉइंट पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कभी तो पूछे जाएंगे, बट आपको याद रखने हैं और कोई इसमें से आपको नहीं देखना कि क्या है। ओके, तो ये चीज़। दूसरा, इंडिया इन दिशाओं में क्या क्या काम कर रहा है। तो ब्लैक कार्बन को कट करने के लिए आपने देखा हो तो हम भारत स्टेज स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। इस समय भारत स्टेज जो 6 है वो यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण सल्फर के एमिशंस यहाँ पर कम होंगे और साथ ही आपका जो ब्लैक कार्बन है वो भी कम प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, हमारा फेम इंडिया स्कीम चल रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। तो फास्टर एडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस टाइप की ये स्कीम है। और दूसरी आपकी देखें तो उज्ज्वला स्कीम जो कि क्लीनर कुकिंग मेथड के लिए हम यहाँ पर 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ फैमिलीज़ को हम यहाँ पर सिलेंडर प्रोवाइड करा चुके हैं और लगभग 99.6% लोगों को आज के ज़माने में अवेलेबल है सिलेंडर। ओके, तो इससे क्या है कि आपका जो लकड़ी वाला चूल्हा जलता है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, उसके कारण ब्लैक कार्बन कम प्रोड्यूस होंगे। और भी स्कीम्स हैं बट जनरल ऐसे लिखने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो कुछ काम का लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करो इसको ग्रुप वगैरह में आपके पास जो भी हों। और बस इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे और इतना ही काम का था, पूरी जो 140 पेज की रिपोर्ट थी उसके अंदर से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।